बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चंस किए थे। तो 1.5, सपोज यू वर टू डेवलप एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। यानी आप देखें, वो कह रहे हैं कि आपने एक क्रिमिनल एक्टिविटीज का अगर फर्ज करें मॉडल आपने डेवलप करना है। से द आर स्पेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, फर्ज करें जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में आवर स्पेंट हुए हैं, कितने आवर स्पेंट हुए हैं। फॉर एग्जांपल सेलिंग इलीगल ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स आप कोई सेल करता है, सेलिंग में इन्वॉल्व है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी बन गई ना। व्हाट वेरिएबल्स वुड यू कंसीडर इन डेवलपिंग सच ए मॉडल। तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप ज़हन में रखें तो सोचें ज़रा कौन कौन से वेरिएबल्स हम इस मॉडल में ले सकते हैं। सी इफ योर मॉडल मैचेस द वन डेवलप्ड बाय नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट गैरी बेकर। इन्होंने एक पेपर में ये मॉडल डेवलप किया हुआ है। क्रिमिनल एंड पनिशमेंट के टॉपिक से इनका एक पेपर है जो 1968 में पब्लिश हुआ है। तो उसको भी अगर हम एज अ गाइड उसको पढ़ लें तो फिर हमें समझ आती है कि उसने किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के जो वेरिएबल्स हैं मॉडल के लिए वो लिए हैं। जैसा कि यहाँ अगर हम देखें तो सम ऑफ द रेलिवेंट वेरिएबल्स वुड इंक्लूड वेजेस आर अर्निंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। एक वेरिएबल ये हो सकता है वेजेस या उसकी अर्निंग जो है उसको देखा जा सकता है कि कितनी आ रही है उसकी अर्निंग इस क्रिमिनल एक्टिविटीज में। तो उससे भी एक जजमेंट आती है कि किस किस्म का क्राइम हो सकता है। तो उसकी अर्निंग से एक वेरिएबल ऐसा है जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में किस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। आर्ली वेजेस आर अर्निंग इन नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज। अच्छा, इस तरह एक और वेरिएबल हम देख सकते हैं कि जिसमें कंपैरिजन हो सकता है। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में है तो क्या अर्निंग है, अगर नहीं है तो क्या अर्निंग है उसकी। तो उनका जो डिफरेंस है उससे अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। सो इस तरह से हम वेरिएबल्स को कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट, उसके पकड़े जाने की क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, वो इतराफ कर ले तो उसके क्या चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड सेंटेंस आफ्टर कन्विक्शन, तो अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर उस पर सजा कैसी हो सकती है। Note that it may not be easy to get data in earning in illegal activities. No doubt के इस किस्म का डाटा हासिल करना भी किसी क्रिमिनल से इंटरव्यू करना, क्या वो बताएगा? नहीं, नेवर, कभी नहीं बताएगा वो। तो इस किस्म का डाटा लेना, एनीवे रेफर टू द बेकर आर्टिकल साइटेड इन द टेक्स्ट, तो उसको भी पढ़ा जा सकता है ना इस हवाले से। तो यहाँ हमें सिर्फ ये कहा गया था कि आप कुछ वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करें फॉर क्रिमिनल मॉडल, तो इस किस्म के हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन इकोनॉमिस्ट। ऑन अप्रैल 7, 2000 प्रेसिडेंट क्लिंटन signed into law a bill passed by both houses of the US Congress that lifted earning limitations on social security recipients. अप्रैल 7, 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कानून पास किया। उसने ये किया कि जो अर्निंग लिमिटेशंस थी सोशल सिक्योरिटी रेसिपिएंट्स के ऊपर, वो अपलिफ्ट कर ली उसने, लिफ्टेड अर्निंग लिमिटेशंस। बाइंडिंग्स होंगी कि अगर ऐसा हुआ तो वो बाइंडिंग्स उसने कानून में उसने अपलिफ्ट कर ली, उठा ली। Until then, तब तक रेसिपिएंट्स बिटवीन द एजेस ऑफ 65 and 60
69 who earned more than 17,000 a year would lose $1 worth of social security benefit for every $3 of income. इससे कानून से पहले ये हो रहा था कि 65 to 69 एज्ड जो कम्युनिटी थी वो अगर 17,000 पर ईयर से ज्यादा इनकम अगर उनकी थी तो $1 $3 की यानी इससे एक्सीड जो करती थी इनकम तो हर $3 के ऊपर $1 सिक्योरिटी के लिए दिया जा रहा था। एक टैक्स फॉर्म थी तो वो लगाया गया था। ओके, हाउ वुड यू डिवाइस स्टडी, आप किस तरह की स्टडी डिवाइस करेंगे बनाएंगे स्टडी टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज इन द लॉ, ये जो चेंज लॉ में आई है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट यही होगा कि उसकी अर्निंग जो है वो बढ़ेगी और अगर अगर किसी इंडिविजुअल की किसी कंट्री के इंडिविजुअल की कोई अर्निंग बढ़ती है तो जीडीपी में इजाफा होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन होती है तो फिर ओवरऑल कंट्री की अर्निंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अगर वो बाइंडिंग्स को रोक लिया जाता है दो कि वो टैक्स की मद में भी कलेक्शन होती है लेकिन इस तरह से अर्निंग जो है वो इंडिविजुअल जो है जिस एज में जो लिमिटेशंस लगाई थी अगर अपलिफ्ट कर दी जाए तो वो ज्यादा अर्निंग करेगा, तो जब ज्यादा अर्निंग करेगा तो डेफिनेटली वो बेनिफिशियल होगा किसी भी कंट्री के लिए। नोट देयर वाज नो इनकम लिमिटेशंस फॉर एस्पिरेंट्स ओवर द एज ऑफ 70 अंडर द ओल्ड लॉ। पिछले पुराने कानून में 70 एंड 70 अबव एजेड जो पीपल हैं उन पर ये बाइंडिंग्स नहीं थी, लिमिटेशंस नहीं थी। सो इसको हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। वन की फैक्टर इन द एनालिसिस वुड बी द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पीपल इन 65 टू 69 एज कैटेगरी। तो उनका जो लेबर फोर्स है उसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है, यानी वो जो इस एज के लोग हैं वुड बी लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट ऑफ पीपल वो बढ़ जाएगी, यानी लोग जो हैं इस लिमिटेशंस अपलिफ्ट कर ली जाती है तो वो इस एज के और लोग भी अर्निंग की तरफ इन्वॉल्व हो जाएंगे। Data on labor force participation are collected by the Labor Department. If after the new law went into effect, we find increased participation of these senior citizens in the labor force. इजाफा होगा और लोग आएंगे, जब टैक्स नहीं दिया जाएगा तो लोग और भी जुर्रत करेंगे और भी इन्वॉल्व हो जाएंगे अर्निंग में। That would be strong indication that the earlier law had artificially restricted their labor market participation। तो ये जो ओल्ड लॉ था वो एक रिस्ट्रिक्शन थी इन पार्टिसिपेशन के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन थी ना, तो उसको वो अपलिफ्ट हो गया। इट वुड आल्सो बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट व्हाट काइंड्स of jobs these workers get and what they earn। सो इस किस्म के हम डिस्कशन कर सकते हैं ना। बेसिकली ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपको मॉडल डेवलपमेंट में बताना चाह रहा है किस तरह रियल लाइफ के अंदर मॉडल डेवलप होते हैं, फिर उनके जो उस मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए ये इसका मकसद है। अब इसी तरह से 7th क्वेश्चन देखते हैं। द डाटा प्रेजेंटेड इन टेबल 1.5, एक टेबल गिवन है ये वाला 1.5। तो इसमें देखें फॉर्म के नेम्स हैं फर्स्ट कॉलम में, इम्प्रेशन मिलियंस और एक्सपेंडिचर मिलियंस ऑफ डॉलर 1983। तो एक 1983 ईयर्स का एक डाटा दिया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, कि कोई भी फॉर्म जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट से क्या इम्पैक्ट आ रहा है उनको। मसलन इसमें जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं 50.1 मिलियन ऑफ डॉलर्स, 50.1 मिलियन डॉलर। तो ये इम्प्रेशन मिलियंस इससे मुराद है कि कितने लोगों ने साइट किया है, कितने लोगों ने इतने मिलियंस जो है वो साइटेशंस हुई है।
यूँ कह लें कि जैसे एक टीवी पर ऐड चल रही हो, तो इतने लोगों ने अगर देखा है तो उसका इम्पैक्ट तो जाएगा। आप कोई लाइक कोई डिटर्जेंट बनाया आपने, फर्ज कर लें, तो वो अगर आपने एक ऐड दे दी है, तो उसके व्यूज से अंदाजा होता है कि ये मार्केट हो रही है। पहले तो एक लोगों को अवेयरनेस देनी होती है ना, उन तक एक मैसेज अपना पहुंचाना होता है। तो ये जो सेकंड कॉलम है, इसमें ये दिखाया ये जा रहा है कि इतने लोगों ने इतने पैसों में अगर एक्सपेंडिचर हुए हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट में, तो इतने लोगों ने व्यू किए हैं, वॉच किए हैं। अगर टीवी शो में देख लें या एड फॉर्म में अगर हम इसको समझें, तो इतने मिलियंस लोगों ने टच किया है इसको। और ये हमें एक डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन किए जा रहे हैं। द डाटा रिप्रेजेंटेड इन टेबल 1.5 was published in March 1st, 1984 issue of the Wall Street Journal. It relates to the advertising budget. हर फॉर्म का एक एडवर्टाइजिंग बजट होता है in millions of dollars of 21 firms for 1983 and millions of impressions. Impressions से ये मुराद है कितने व्यूज आए हैं, impressions क्या बना उनका, retained per week by viewers of the producer of the products of these firms. The data are based on a survey of 4,000 adults in which users of the products were asked to cite a commercial they had seen for the product category in past week. पहला क्वेश्चन ये करेगा आपसे, प्लॉट इम्प्रेशंस ऑन द वर्टिकल एक्सिस। आप वर्टिकल एक्सिस पर इम्प्रेशन ले लें, एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो इस डेटा को हमने एक स्कैटर प्लॉट बनाना है, तो ये उसने खुद ही बता दिया कि एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल पर क्या लेना है और वर्टिकल पर क्या लेना है। ठीक है, 1.7 द डाटा रिप्रेजेंट प्लॉट करना है हमें ना। What can you say about nature of relationship between the two variables? तो प्लॉट से हमें अंदाजा हो जाना है कि जितने एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे एडवर्टाइजमेंट में, बजट जितना बढ़ा देंगे तो उतने इंप्रेशंस मिलेंगे, उतना उनका फ्लोरिश होगा, जो बिजनेस है उतनी फ्लोरिश होगा। लुकिंग एट योर ग्राफ, डू यू थिंक इट पेज टू advertise? It pays to advertise. Think about all those commercials shown on Super Bowl Sunday or during the World Series. Okay. Uh, Note, we will explore further the data given in table 1.5 in subsequent chapters. आगे भी हम इस डाटा को यूज करेंगे। सो ये डाटा था हमारा। ओके, 21 जो फॉर्म्स हैं, अब इसमें इसको प्लॉट ऐसे कर दिया गया है कि यहाँ देखिएगा, ए बी एंड सी तीनों जो पार्ट्स हैं, एज अ फॉलोइंग फिगर शोज देयर सीम्स टू बी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, ग्राफ से अगर हम इसको स्कैटर प्लॉट बनाएं तो इंप्रेशन आप वर्टिकल एक्सिस पर ले लें, और एक्सपेंडिचर जो है एड एक्सपेंडिचर ADEXP फॉर एड एक्सपेंडिचर्स अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हैं तो यूं हमें एक प्लॉट मिलता है। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हाँ, बढ़ाएंगे यानी ऐड का इम्पैक्ट आ रहा है, ऐड का फायदा हो रहा है between the two variables, although it does not seem to be very strong. This probably suggests that it pay to advertise, otherwise it is bad news for advertising industry. अगर वो अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता तो फिर डेफिनेटली तो एक बैड इम्पैक्ट होगा, तो उसके लिए फर्म के लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी। सो ये था हमारे पास एक जो फर्स्ट चैप्टर को हमने देखा, इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस किए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने
नहीं, ये चैप्टर 2 जो है इसको आज देखते हैं इस लेक्चर में। टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस। टू वेरिएबल से मुराद यहाँ होगा कि एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, तो उसको आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में उसके कुछ बेसिक आइडियाज हैं, सम बेसिक आइडियाज ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो in chapter 1 we discuss the concept of regression in broad terms। एक broad terms में हमने देखा। In this chapter we approach the subject what somewhat formally। अब हम कुछ फॉर्मल होने लगे, ठीक है ना। इस चैप्टर से कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी और चीजें आएंगी। स्पेसिफिकली दिस एंड द फॉलोइंग टू चैप्टर्स, ये चैप्टर और आने वाले दो और चैप्टर introduce the reader to theory underlying the simplest possible regression analysis। simple linear regression analysis के बारे में information आएंगी, namely bivariate or two variables। इसको आप bivariate भी कह सकते हैं या two variable regression का नाम दिया जा सकता है, two variable regression in which the dependent variable the regressant, ये याद रखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसेंट कहा जा रहा है, ठीक है। रिग्रेसेंट इज रिलेटेड टू सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और जिसको यहाँ हम कह रहे हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वह एक होगा, सिंगल होगा। This case is considered first not because of its practical adequacy, but because it presents the fundamental ideas of regression analysis as simply as possible, and some of these ideas can be illustrated with the aid of two-dimensional graph। दो की इसकी एडिकेसी के कंसेप्ट से नहीं इसको टेकअप कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए टेकअप कर रहे हैं, इससे हमें कुछ बेसिक आइडियाज आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो अच्छा, इसमें हम ग्राफ का भी यूज कर लेंगे, टू डायमेंशनल ग्राफ जो है वो उसके थ्रू हम इस पे गौर करेंगे कुछ टर्म्स का। Moreover, as we shall see, the more general multiple regression analysis in which the regressant is related to one or more regressors is in many ways a logical extension of the two variable case। So इसी की two variable case की extension ले लेंगे, हम extension form लेंगे और वो बन जाएगी हमारे पास multiple regression। और उसमें क्या होगा कि जो आपका रिग्रेसर है वो मोर देन वन होगा, which is regressant is related to one or more regressors, one or more regressors is उस केस में होंगे। So let's start first the simple linear regression। यहाँ एक hypothetical example है। hypothetical example से मुराद है ये रियल डाटा नहीं है, एक आपको कुछ सिखाने के लिए एक डाटा उन्होंने खुद से जनरेट कर लिया है। फर्ज करें यहाँ एक वीकली फैमिली इनकम है और एक्स से मुराद इनकम है डॉलर में, ठीक है, और वाई से मुराद है हमारे वीकली फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना खर्च कर रहे हैं। ऐसी फैमिली जिसमें जिनकी $80 इनकम है और उनमें ये कितनी 5 फैमिलीज का डाटा लिया गया और उनके एक्सपेंडिचर्स नोट किए गए, जैसे $55, $60, 80 वो अर्न कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं 60, 55, 60, ठीक है ना, ये एक डाटा ले लिया। ऐसे ही हमने कुछ और फैमिलीज ली जिसकी इनकम है $100 और उसमें ये 6 फैमिलीज का डाटा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल जो फैमिलीज का डाटा है वो आई थिंक सो यहाँ दिया होगा हमें, एनीहो। तो अच्छा, इनका फिर यहाँ देखें क्या करने जा रहे हैं हम
there is considerable variation in weekly consumption expenditure in each income group. हर ग्रुप के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, which can be seen clearly from the figure 2.1. एक फिगर भी आगे शो हो रही है, तो उस फिगर से भी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखें कि हर इनकम ग्रुप के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वहाँ वेरिएशन है। तो अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉट्स हैं जो उसको डार्क डॉट लिया हुआ है, ये बेसिकली इनकी एवरेज है। एवरेज किस तरह से, अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं ना, तो ये देखें, इसका अगर सम करें 80 वाला कॉलम अगर मैं सम करता हूं तो 325 बनता है इनका सम, और डिवाइडेड बाय आप कर दें, कितनी वैल्यूज हैं, 5 से डिवाइड करें तो 65 बना। तो 80 के अगेंस्ट जो 65 है वो डार्क कर दिया डॉट, उसको ऐसे लिखा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x1, यानी आप 80 के ऊपर जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिली है या एवरेज वैल्यू मिली है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से प्लॉट कर लिया गया। तो ये कंडीशनल मीन्स ऑफ y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x, ये जरा समझने वाली बात है। कभी कभी लिखा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y लिखा होगा ना, तो ये पूरे डाटा का होगा, ओवरऑल डाटा का मीन होगा उसका, यानी सारा डाटा जितना भी है उसका अगर मीन ले लेना तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिंपल y लिखेंगे हम। और अगर लिखा है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x, तो इससे मुराद है जैसे देखें, मैं कहूँगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन 80, वो उसका मीन ये है, और इसको कंडीशनल मीन कहा जाएगा कि कंडीशन लगा दी कि ऐसी फैमिली जिसका अर्निंग $80 है तो उसकी क्या एवरेज आ रही है, ऐसा जिसकी 200 है वो हम कहेंगे 137 है। सो ये जो गिवन लिया जा रहा है ना, तो ये कंडीशनल है, इसको हम कंडीशनल मीन्स ऑफ y कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं, ये ग्राफ से भी हमें पता चला। आगे देखिए, द डार्क सर्कल पॉइंट्स इन, ये मैं अभी बात कर रहा था कि इस फिगर में जो डार्क सर्कल्ड पॉइंट्स हैं, शो द कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ y अगेंस्ट द वेरियस x वैल्यूज। इफ वी जॉइन, अगर हम इन पॉइंट्स को अगर जॉइन कर देंगे ना, यही रिग्रेशन होती है, यानी ये जो लाइन मीन्स की आ रही है, इनको अगर हम जॉइन करके एक कर्व बना दें, एक लाइन बना दें, लाइन ड्रॉ कर दें, if we join these conditional mean values we obtain what is known as population regression line। आ रही समझ? तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कहलाएंगे। ये आइंदा टर्मिनोलॉजी हमने याद रखनी है, PRL से मुराद है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, और मोर जनरली द पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। तो जरूरी नहीं है कि वो उसका मीन जो है लाइन पर ही एग्जिस्ट करे, वो वेरी कर सकता है, तो इसलिए इसको कर्व में बदल दिया वर्ड को, पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। मोर सिंपली इट इज द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ये भी याद रखो, y एक्सिस पर अगर आपका ये जो y है ना, तो ये सब हम कहेंगे रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। The adjective population comes from the fact that we are dealing in this example with the entire population of 60 families. 60 families, sorry. Of course, in reality, a population may have many families. ये एक हाइपोथेटिकल एक डाटा लिया है, वो कहता है कि हो सकता है कि फैमिली जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, लेकिन हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ पॉपुलेशन। Geometrically, then, population regression curve is simply the locus of conditional mean of the dependent variable for fixed values of explanatory variables. ये जो इसका लोकस है, यानी उनके जो कंडीशनल मीन्स से जो रास्ता जा रहा है, वो जो लाइन ड्रॉ हुई है, तो उसको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व का नाम दे रहे हैं। तो ये ज्योमेट्रिकली उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यूं है जी,
अगर मैं इसका ग्राफिकली दिखाऊं ना आपको, तो इस तरह से भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। हर वैल्यू जो x की है उसके अगेंस्ट एक डाटा है बकायदा। ये जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है उसका एक मीन है। अच्छा, उस मीन के अंदर फिर वो वेरिएशन भी एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो स्प्रेड है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। और मजे की बात है कि यहाँ पर हर एक्स के पॉइंट के ऊपर जो वेरिएशन है वो सेम दे रहा है, ग्राफ एक जैसी दे रहा है। तो इसको होमोस्डास्टिसिटी का नाम दिया जाता है, होमोस्डास्टिसिटी। अगर ये वेरिएशन कम ज्यादा हो, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तो उसको हेट्रोस्डास्टिसिटी का नाम दिया जाएगा। ये आइंदा आने वाले चैप्टर्स में ये बातें डिस्कस होंगी कि यहाँ अभी जो ग्राफ शो हो रहा है ना, तो ये होमोसिडास्टिसिटी का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर। और इसमें ये जो डॉटेड लाइन है सर्कल किया हुआ है, तो ये कंडीशनल मीन्स है। अच्छा, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन xi कहा जा रहा है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x 220, अगर 220 पर देखें तो ये डॉट आ रहा है, उसको यहाँ शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो देखें, दिस फिगर शोज दैट फॉर ईच x, हर x की वैल्यू के ऊपर, x क्या था, इनकम लेवल था, देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ y वैल्यूज। हर x के अगेंस्ट एक y की पॉपुलेशन पड़ी हुई है, यानी y बाकायदा उसके डाटा है, उसका वैल्यूज हैं। हर 80 वैल्यू के अगेंस्ट पता नहीं कितनी फैमिलीज होंगी जिनके एक्सपेंडिचर जो वेरी कर रहे होंगे। तो y का एक बाकायदा उसकी एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, दैट आर स्प्रेड अराउंड कंडीशनल मीन, और वो स्प्रेड की हो रही होती है, यानी उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, बाकायदा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रही होती है of those y values. For simplicity, we are assuming that y values are distributed symmetrically around their respective means, and regression line pass through these conditional means values. ये आगे चलकर भी हम ये फिनोमिना सीखेंगे कि जो रिग्रेशन लाइन होती है वो कंडीशनल मीन्स में से पास हो रही होती है, वहीं से गुजरती है। इसका जो ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है अभी हमने देखी पीछे, तो अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको देखना चाहें तो उसके कंडीशनल मीन्स हैं, तो कंडीशनल मीन्स में से आप लाइन पास कर दो तो वही रिग्रेशन है। सो ये मैंने मिनी टैब पर ना उसी डाटा को लिया था और वो मैंने ड्रॉ कर लिया था, तो उसको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये वही डाटा ले लिया था मैंने मिनी टैब में एक्स। मसलन मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखें, ये डाटा है ना, अगर आप ये देखें 80 के अगेंस्ट 55 है, फिर 80 के अगेंस्ट 60 वैल्यू है, फिर 80 के अगेंस्ट 65 है। तो ऐसे लिख दिया गया ना सारा डाटा जो है वो इस तरह से। इसको जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया, ये हमारे पास सारा डाटा बना, और यहाँ से फिर वो आप जाएं ग्राफ, ठीक है, स्कैटर प्लॉट में चले जाएं, तो स्कैटर प्लॉट में विद रिग्रेशन इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ आपको बताना होता है कि वाई एक्सिस पर क्या क्या लेना है। मैंने कहा वाई एक्सिस पर ये वाला वेरिएबल ले लो वाई, उसका नाम मैंने वाई रखा था। और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, मैंने कहा एक्स एक्सिस पे ये एक्स की वैल्यू ले लो। अगर कोई आपने कोई नेम चेंज किया हुआ है तो आप वो दे देंगे। यहाँ जस्ट आप ओके कर दें तो ये आपके सामने एक ग्राफ बन जाता है डाटा का, जो हमें बुक में भी दिखाया गया है। सो इस तरह से हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इस तरह से हमें आइडिया होता जा रहा है। इन द table refer to total population of 60 families in the hypothetical community and their weekly income and weekly consumption expenditures both in dollars
The 60 families are divided into 10 income groups, 80 to 260, and weekly expenditures of each family in various groups are as shown in table में दिखाए गए हैं. Therefore we have 10 fixed. अगर 10 ग्रुप्स हैं तो 10 आपके पास वैल्यूज होंगी, जो मीन वैल्यूज होंगी, जो कंडीशनल मीन वैल्यूज होंगी. उन 10 पॉइंट्स में से आपने एक लाइन पास कर दी, तो दैट्स अ रिग्रेशन. Therefore, we have 10 fixed values of the x, the corresponding y values against each of x values. So to speak, there are 10 y subpopulations. तो इसका मतलब है हर x की एक वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास y की एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है. तो वो 10 अगर पॉइंट्स है तो 10 आपके पास y की पॉपुलेशन है, या उसको सब पॉपुलेशन हम कह रहे हैं. Conditional expected values, as they depend on given values of the conditional values x, symbolically we denote them as this. यानी इस तरह से हम लिखते हैं conditional जो मीन है, which is read as expect. ऐसे पढ़ेंगे expected value of y given value of x. ठीक है, इसको यूं पढ़ा जाएगा, और ये मीन होता है कंडीशनल मीन, इसका नाम दिया गया है. लेकिन अब थोड़ा सा और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पर पहुंच जाएंगे. इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश दीज कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज फ्रॉम अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. यहाँ मजे की बात है, वो कह रहा है कि अगर ये लिखा हो ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, तो ये अनकंडीशनल है, यानी यहाँ कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी हुई एक्स की, बल्कि ओवरऑल वाई का मीन है. If we add the weekly consumption expenditures for all the 60 families in the population and divide this number by 60, सब की सब जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करें, और ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 7272 by 60, तो वो जो मीन मिलता है वो हमारा अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू है y. उसको इस तरह से लिखा जाएगा e of y, और वो हमें मिल रहा है 121.20. ठीक है, इतना हमें यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि कंडीशनल क्या होता है और अनकंडीशनल क्या होता है. अच्छा, इसी से देखिए एक टेबल और जनरेट कर लिया हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे यहाँ सिंपल था कि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 5 हैं, तो ये सिलेक्ट होने के चांसेस 1/5. नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं उस फैमिली की, उससे वो डिवाइड किया जा रहा है. तो 1 अगर 6 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 1/6 ईच प्रोबेबिलिटी. कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, इसको आपने इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना है. पी आर एफ से मुराद होगा पी फॉर पॉपुलेशन, आर फॉर रिग्रेशन, एफ फॉर फंक्शन. और वो उसको ऐसे लिखा जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई, उसको एफ ऑफ एक्स आई. और ये जो 2.2.2 है ना इक्वेशन, उस पर गौर करें. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई को इस तरह से लिखा जाएगा β1 प्लस β2 एक्स आई. ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है. जब हम फंक्शन की बात करते हैं ना, तो ये यूं समझ लें एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है. इसके अंदर एरर टर्म नहीं है, ये नॉन इकोनोमेट्रिशियन फंक्शन है, ये नॉन स्टैटिस्टिशियन फंक्शन है. तो अगर हम एरर टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे फर्दर जाकर, तो उसको हम इसका नाम बदल देंगे, या नाम रखेंगे इसका स्टैटिस्टिकल मॉडल, where f of xi denotes some functions of the explanatory variable x. ये जो f of xi शो कर रहा है ना, तो ये x का फंक्शन बता रहा है कि x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर में आ सकता है, लीनियर हो सकता है, एक्स का पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है यहाँ. तो जब इस तरह से फंक्शन होगा तो उसको हम एज अ लीनियर रिग्रेशन का नाम देंगे. तो in our example, expected value of y given xi is a linear function of xi. Equation 2.2.1 is known as conditional expectation function. इसी का नाम कंडीशनल, क्योंकि देखे ना गिवन दिया हुआ है y गिवन,
इसको हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन भी कहते हैं, और पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन PRF, पॉपुलेशन रिग्रेशन फॉर शॉर्ट, या इसको शॉर्टली आप PR लिख लेंगे, फंक्शन नाम ही कहें पॉपुलेशन रिग्रेशन का नाम दे दिया जाएगा। It states merely that the expected value of the distribution of y given xi is functionally related to xi। और वो आप जानते हैं, आगे हमने पिछले लेक्चर में देखा, बीटा 1 जो है वो उसको हम नाम देंगे इंटरसेप्ट, और जो बीटा 2 है जो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको स्लोप कोफिशिएंट का नाम दिया जाएगा। सैंपल में क्या होगा, हैट लगा देंगे, ठीक है, ये सैंपल फंक्शन बन गया, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। वो एस्टिमेटेड, यहाँ देखें हैट इज रेड एज y हैट और y कैप, कैप पढ़ लें, हैट पढ़ लें। और ये देखें इसका मुराद क्या होता है, y हैट को ऐसे पढ़ेंगे, y हैट i से मुराद है एस्टिमेटर ऑफ दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन xi। बीटा 1 हैट इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1, बीटा 2 हैट इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2। अब देखिए आगे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी है अगले 2.6.2 में, where yi is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi plus u hat ui hat. In addition to the symbols already defined, ui hat denotes the sample residual term। पीछे भी हमने इसको पढ़ा है चैप्टर 1 में भी, तो इसको हम रेजिड्यूल टर्म कहेंगे, ये सैंपल रेजिड्यूल टर्म है, हेड लगा हुआ है। अगर हेड नहीं लगा हुआ तो वो हम इसको सिंपल रेजिड्यूल टर्म पढ़ देंगे, पॉपुलेशन। अच्छा, कंसेप्चुअली यूआई हैट इज एनालोगस टू यूआई, यूआई से बना हुआ है, उसका एस्टिमेटर है, एंड कैन बी regarded as the estimate of ui। So it is introduced in the sample regression function for the same reasons as ui was introduced in population regression function। जैसे sample में है इस तरह population में, ये population है, population का जो है ui introduce हो रहा है, और ये sample के लिए है, ये hat के लिए। अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं तो यूं बनता है जी इसका जो सैंपल बेस्ड और पॉपुलेशन बेस्ड ग्राफ जो है, देखिए कि ये देखें SRF सैंपल, और वहां उन्होंने हेड लगा दिया, डॉटेड लाइंस के साथ शो कर रहा है। अब डॉटेड लाइन के साथ जो y का रेफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा, उसको हेड के साथ ui हेड लिखेंगे, और जो अगर आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन फर्ज करें ये है, तो उसके साथ जो y का डिफरेंस आ रहा है या डिस्टेंस आ रहा है तो उसको ui बोलेंगे। यहाँ हमने, और अभी पीछे हमने देखा ना कि ये जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट आता है ना, उसको लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, कंडीशनल होता है ना, यानी हर पॉइंट के अगेंस्ट आपको एक मीन मिलता है, कंडीशनल मीन, उसको उस तरह से लिखते हैं। ले जी, इस चैप्टर की शुरू होने लगी है एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के तकरीबन 17-18 क्वेश्चंस हैं। तो इस सिटिंग में हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर लें, और ये वो सारे कंसेप्ट हैं जो ऑलरेडी हमने देख लिए हुए हैं। तो अब ऐसे समझ लें कि ये हमारा टेस्ट शुरू होने लगा है। What is a conditional expectation function or population regression function? ये हमने concept लिया हुआ है, समझा हुआ है। तो it tells how the mean or average response of subpopulations of y varies with the fixed values of the explanatory variables। Okay, और इसको graphically भी दिखाएं तो इस तरह हम दिखा सकते हैं कि each value of x there is the average response of subpopulation of y। Question 2.2 में what is the difference between the population and sample regression function? Is this distinction between without difference?
Is this a distinction without difference? The distinction between the sample regression function and the population regression function is important. इसका फर्क करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मर जो जो पहले आया हुआ है. एक होता है फॉर्मर में क्या क्या जिक्र कर रहे हैं सैंपल का. इज द एस्टिमेटर ऑफ द लेटर जो बाद में आया हुआ है वो पॉपुलेशन. यानी इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बेसिकली एस्टिमेटर है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का. ओके. In most situations, we have a sample of observations from a given population and we try to learn something about the population from the given sample. यही बात है जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. यही है कि आपने सैंपल बेस अपने पॉपुलेशन के मॉडल को स्टडी करना होता है, उसको एस्टिमेट करना होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टोकास्टिक एरर टर्म? ये क्या है, यूआई क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया उन्होंने. In regression analysis, what is the difference between the stochastic error term and the residual term? ये नो डाउट ये सैंपल बेस्ड है, सैंपल से आ रहा होता है, वो पॉपुलेशन है. ये जो सैंपल यू आई हैट है ये एस्टिमेटर है आपकी एरर टर्म का, पॉपुलेशन का. A regression model can never be completely accurate description of reality. जो रिग्रेशन मॉडल है ना वो रियलिटी नहीं है, एग्जैक्टनेस नहीं होती. मैं ये कहूँ कि $80 की जो जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारे एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएं, ऐसा नहीं होता. रियलिटी ये नहीं है कि एक्सपेंडिचर एक ही तरह के एक्सपेंडिचर्स आ रहे हों. हाँ शाबाश. कि फैमिली साइज उसके बहुत सारे अवामल होते हैं जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर्स वेरी कर रहे होते हैं. तो हर x की वैल्यू के अगेंस्ट आपको y की एक पॉपुलेशन मिलेगी और ये एक रियलिटी ये है बेसिकली. Therefore, there is bound to be some difference between the actual values of the regression and the values estimated from the chosen model. This difference is simply the stochastic error. इसी difference को stochastic error कहते हैं. Whose various forms are discussed in the chapter. The residual in sample counterpart of the stochastic error term. यहाँ फिर वही एक दोबारा आपको दिखा दिया गया कि UI हैट और UI में क्या फर्क है. ये उसी डायग्राम को दोबारा शो करके भी आप ग्राफिक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं. Why do we need regression analysis? कहता है क्या जरूरत पेश आई जी हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं. अगर हम सिंपली y का मीन लेकर बता दिया करें तो बेसिकली हमने मॉडल डेवलप करना है, हमने एक फिनोमिना देना है, ठीक है ना. तो सिर्फ वैल्यूज दे देना कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका मीन क्या है y का हर x के वैल्यू के अगेंस्ट, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन तो है लेकिन एक फिनोमिना नहीं बन रहा, एक डेवलपमेंट नहीं आ रही, एक मॉडल नहीं बन रहा, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. अगर आप रिग्रेशन नहीं यूज करेंगे तो प्रिडिक्शन कैसे करेंगे ना. तो आप इसको एक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग इसी जरिए हो सकती है अगर हम रिग्रेशन को ऑप्ट करेंगे तो. Why do we need regression analysis? Why not simply use the mean value of the regressant यानी y वेरिएबल जो है रिग्रेसेंट का हम सिर्फ मीन अगर हम यूज कर लें तो क्या उससे ये हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एज इट्स बेस्ट वैल्यू. यहाँ इसका आंसर देखें. although we can certainly use the mean value, standard deviation and other summary measures to describe behavior of the respondent. रिग्रेसेंट हम रिग्रेसेंट को उसका बिहेवियर बताने के लिए मीन फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं और भी समरीज दे सकते हैं, ठीक है. वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इफ देयर आर एनी काजुअल फोर्सेस दैट अफेक्ट द रिग्रेसेंट. क्योंकि हमारी इंटरेस्ट ये होती है, हमने ये देखना होता है कि कौन कौन से अवामिल हैं जिसको इसका बायस बन रहे हैं, ठीक है. तो उसके लिए फिर आपको ये एनालिसिस करना जरूरी है. रिग्रेशन एनालिसिस का कंसेप्ट
आना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। इफ सो, अगर ऐसा है, वी विल बी एबल टू बेटर प्रिडिक्ट द मीन वैल्यू ऑफ द रिग्रेसेंट. Also remember that economic, uh, economic, econometric models are often developed to test one or more economic theories. तो बेसिकली ये हम पीछे फिनोमिना को लेके चल रहे होते हैं. हमारा कंसर्न सिर्फ इतना नहीं होता कि हम रिग्रेसेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. हम उस फिनोमिना को पीछे जो थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी है, उसको डेवलप कर रहे होते हैं. उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देनी होती है, उसका एक मॉडल डेवलप करना होता है. इसलिए ये जरूरी है कि आपको रिग्रेशन का कंसेप्ट लेना इसलिए जरूरी है. व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर रिग्रेशन मॉडल? ये अच्छा क्वेश्चन है. किसी भी मॉडल को देखकर आप कैसे आपको अंदाजा होता है कि ये लीनियर रिग्रेशन है? मॉडल दैट इज लीनियर इन पैरामीटर. अब पैरामीटर को देखोगे, अगर पैरामीटर का इंडेक्स, यानी इंडेक्स से मुराद है उसकी पावर, जैसे बीटा 1 बीटा 2 ये पैरामीटर्स हैं, इनकी पावर पे गौर करना आपने. अगर 1 आ रहा है तो वो लीनियर है. तो इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन द वेरिएबल्स. सो इसमें देखें, क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर रिग्रेशन मॉडल? क्या मुराद है लीनियर रिग्रेशन से? अ मॉडल दैट इज लीनियर इन पैरामीटर्स. बस आपको ये ख्याल करना है, ये जो रिग्रेशन के पैरामीटर्स है ना, जिसको बीटा 1 बीटा 2 इस बुक में कहा जा रहा है, तो उनको देखना है कि आया वो लीनियर है या नहीं है. इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन द वेरिएबल. वेरिएबल को नहीं देखना हमने. एक्स हो सकता है वो लीनियर हो या ना हो. एक्स कभी आपको देखेंगे आप, कभी वो 1/x की 1/x लिखा होगा, कभी log x लिखा होगा, अच्छा कभी x स्क्वायर लिखा होगा. तो हमने x को नहीं देखना. लीनियर फॉर रिग्रेशन के लिए आपने बीटास को देखना. बीटा 1 बीटा 2. Determine whether of the following models are linear in the parameters or variables or both. Which of these models are linear regression model? कुछ अब इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ मॉडल दे दिए गए हैं. तो पूछा ये जा रहा है क्या ये लीनियर रिग्रेशन है या नहीं है. मतलब y is equal to बीटा 1 प्लस बीटा 2 1 over xi प्लस ui. तो ये एक्स का रेसिप्रोकल है ना. डिस्क्रिप्टिव टाइटल रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल है. यानी अगला देखें बी में बीटा 1 प्लस बीटा 2 log xi, ये सेमी लॉगरिथमिक. सेमी का मतलब सिर्फ एक एक्स के साथ इन्होंने लॉग लिया है. तो अगर दोनों के साथ, अगले डी में दोनों के साथ अगर लॉग लिया हो तो उसको हम लॉगरिथमिक और डबल लॉगरिथमिक का नाम दे देंगे. और लॉगरिथमिक रेसिप्रोकल, यानी एक लॉग है और साथ रेसिप्रोकल है. नोट इन नेचुरल log to the base e u is the stochastic disturbance term. We will study these models in chapter 6. chapter 6 आएगा तो उसमें ये स्टडी किया जाएगा. अब इसका आंसर देख लें. ये देखिएगा ए बी सी एंड ई आर लीनियर. डी छोड़ दिया उसने क्योंकि log बीटा 1 लिखा हुआ है. आ रही समझ? बाकी आप सारे बीटास देखो, बीटा 1 बीटा 2 अकेले अकेले थे. बाकी x के साथ कुछ भी हो, चाहे 1/x आ रहा हो, चाहे log x आ रहा हो. हाँ, बी पार्ट में भी बीटा 2 अकेला है. नहीं, वो x है ना. आप log x को आप कोई नाम दे दें, x प्राइम कर दें, x डैश का नाम दे दें, ठीक है नहीं? तो फिर भी वो वैल्यू x की देगा आपको. तो ए बी सी और डी नहीं, और ई, ये सारे लीनियर हैं. सिर्फ एक्स के साथ रद्दो बदल हो रहा है, चेंज आ रहा है. हाँ, डी पे गौर करें ना तो log बीटा 1 है. तो log बीटा 1 को एक नया नाम दिया जा सकता है. मसलन देखें, उसको मैं अल्फा कह दूं या बीटा 1 हैट कह दूं, तो वो भी इंटरसेप्ट ही रहता है. ठीक है. तो अब मैं अल्फा कह देता हूँ. अल्फा फर्ज करें इज इक्वल टू log बीटा 1
तो अल्फा की पावर 1 है, तो इसका मतलब स्टिल लीनियर है। तो models A, B, C and E are linear in parameters regression model if we let alpha equals to log natural log beta 1, then model D is also linear. अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। Are the following models linear regression models? Why or why not? उसमें पहला देखें, अगर मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूँ ना तो वो बन गया, लॉग ई 1 होता है। इसी तरह अगर बी पे गौर करें, बी में मैं फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, मैं अभी बताता हूँ कैसे लेनी। तो वो अगर ट्रांसफॉर्मेशन लें तो ये बन जाएगा। इसी तरह यहाँ तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ये लीनियर है। लॉग वाई हो सकता है, यानी सेमी आपका लॉगरिथमिक है और ये रेसिप्रोकल है। और डी में देखें, डी में बी ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ई में जो है ना वो रेज टू द पावर 3 आ गया है, ये नॉन लीनियर। हाँ, ये जो भी है इसको नॉन लीनियर कहेंगे। ई वाला जो है वो नॉन लीनियर है। इसका आप यहाँ आंसर चेक करते हैं। टेकिंग नेचुरल लॉग वी फाइंड ए में देखें तो वही बात है कि आप नेचुरल लॉग जो y में है उस वो लीनियर ही है, बिकम्स अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एज अ लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं इसे, यानी जो y लिखा है ना, अब 1 माइनस वाई करो डिवाइडेड बाई y करो और फिर उसका नेचुरल लॉग लो, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन इस b वाले में कर दो। बी में क्या था बोला, मैं दिखाऊं बी ये था, इसको आगे ले जाए, ये बी है ना, तो इस पे लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है, ये बी है, ये वाला बी, ठीक है ना। अच्छा, इस पे लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, आप कॉपी पेंसिल पकड़ो, तो ये जो y है ना, तो इसको लिखो 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y, तो आपको ये मिलेगा और फिर उसको लॉग लो, तो ये हमें e रेस टू द पावर में मिल जाएगा सारा, तो e रेस टू द पावर में मिलेगा, तो वो हमारे पास इस फॉर्म। सो इस तरह से अगर हम लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। तो सो इट्स अ लीनियर, ओके। सी में लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, सी डायरेक्टली पता चल रहा है, और जो डी है अ नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, डी एक नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। और जो ई में बीटा रेस टू द पावर आ रहा है ना, बीटा 2 क्यूब है तो वो नॉन लीनियर है, बीटा 2 इज रेस टू द थर्ड पावर। 2.8 What is meant by an intrinsically linear regression model? ये टर्म नहीं आ गई जनाब, इंट्रिंसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके अगर वो लीनियर बन जाता है, जैसे लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, या आप नेचुरल लॉग लेकर या रेसिप्रोकल लेकर, अगर तो वो लीनियर फॉर्म में बन जाए तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल। If beta 2 is exercise 2.7D, ये जो D पार्ट है जिसको हम डिक्लेयर करके आए हैं कि वो नॉन लीनियर है, ये वाला, अगर इस पे मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर ये शो कर दूं कि ये लीनियर है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिकली लीनियर, यानी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। तो यहाँ ये आ गया ना, व्हाट इज मेंट बाय द इंट्रिंसिकली, बीटा 2 is in exercise 2.7D were 0.8, would it be linear or non-linear? अगर ये वैल्यू पुट कर दें, बीटा 2 देखें, बीटा 2 रहने ना दें, उसकी आप एक न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर दें तो सिर्फ बीटा 1 रह जाएगा, आ रही समझ, तो वो आपका लीनियर बन जाएगा। अगर आपको एक गिवन वैल्यू दे दी गई है तो इसका मतलब वो अब पैरामीटर नहीं रहा वो,
वैल्यू देकर वो अब दोबारा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बीटा वन फॉर्म में आ जाएगा। सो दैट्स अ लीनियर मॉडल। अब इसका a model that can be made linear in parameters is called an intrinsically linear regression model. As model A above, if beta 2 is 0.8 in model D of question 2.7, it becomes a linear regression model. तो यहाँ देखिए बीटा गायब और ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, नेचुरल लॉग ले लें तो मिल गया आपको। Okay, so can be easily computed. 2.9, consider the following non-stochastic model. क्यों कहा जा रहा है मॉडल विदाउट स्टोकास्टिक एरर टर्म? यहाँ एरर टर्म नहीं ली गई इसलिए इसको नॉन स्टोकास्टिक कह रहे हैं। Are they linear regression models? If not, is it possible by suitable algebraic manipulation to convert them into linear models? अगर नहीं है तो क्या इनको हम कुछ algebraic manipulation करें तो क्या ये linear बन सकते हैं? तो जैसे कि पहले yi ये दिया हुआ है, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें बीटा वन प्लस बीटा टू xi, और इसी तरह से ये दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेकर आप x को एक साइड पर ले आए। अब मैं दिखाता हूँ आपको 2.9, ये देखें यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल लगा दिया, मेक्स इट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और यहाँ पर आप x i yi इट्स अ वैल्यू रेशो में आपको वैल्यू मिलेगी, तो एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, इसको zi कहते हैं। नहीं, ये कंडीशन वो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, वो तो अलग एक टॉपिक है। तो राइटिंग द मॉडल एज दिस मेक्स इट लीनियर, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, यहाँ भी लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। सो दीज आर लीनियर, thus the original models are intrinsically linear model। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाए तो इंट्रिंसिकली। एक यहाँ एक फिगर दिखाई जा रही है 2.7 फिगर इसका है, और अगले क्वेश्चन में इसका रेफरेंस दिया जाएगा। दिस स्कैटर इस अगर मैं 2.10 क्वेश्चन की तरफ जाऊं ना, तो यहाँ 2.10 क्वेश्चन नंबर ये 1 यहाँ से ये आ गया, तो इधर आपका क्वेश्चन मिस था, उसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज ये शुरू हो गई 2.10। ओके, ये है 2.10 ना, तो इसको हम ले जाते हैं 2.10 क्वेश्चन। ओके, ये मैंने पिक कर लिया यहाँ से, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दिया। तो 2.10 ये आ गया ना। दिस स्कैटर शोज, यहाँ है, यू आर गिवन द स्कैटर प्लॉट इन फिगर 2.7 along with the regression line. What general conclusions do you draw from this diagram? डायग्राम आपको दिखा रही होगी कि वो एक पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है इसके अंदर। इज द रिग्रेशन लाइन स्केच्ड इन द डायग्राम ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन और सैंपल रिग्रेशन लाइन? और ये अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो डायग्राम है एक सैंपल बेस्ड है या कि पॉपुलेशन बेस्ड है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ एक ग्राफ, तो ये देखिए एक पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है। दूसरा, एक पॉपुलेशन हम फिक्स नहीं कर सकते ना, यहाँ जैसे उन्होंने 50 डेवलपिंग कंट्रीज दी हुई है, तो डेवलपिंग कंट्रीज 50 नहीं है, बहुत सारी है। तो ये एक सैंपल का और पॉपुलेशन का डिफरेंस सैंपल का है, डॉटेड लाइन से नहीं आएगा डिफरेंस। हाँ, यहाँ नहीं जरूरी नहीं कि हमने सैंपल को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना, वो तो उसको वहाँ अगर दोनों मौजूद हैं तो उन्होंने उसको फर्क वाजे करने के लिए किया था, अदरवाइज जरूरी नहीं कि उसको डॉटेड में हमने डालना। तो दिस scattergram shows the more export oriented
countries on average have more growth in real wages than less export-oriented countries. यानी एक increasing trend है. That is why developing countries have followed an export-led growth policy. The regression line sketched in the diagram is the sample regression line, as it is based on sample of 50 developing countries. तो इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह देखेंगे. ओके, अब तक काफ़ी है इतना. ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.